नमस्कार, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं स्काई इंडिया टीवी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आईएएस अधिकारी राजीव शर्मा ने शहडोल संभाग के कमिश्नर पद से इस्तीफा देकर राजनीति में आने की चर्चा के बीच 6 अक्टूबर को उन्हें गैर क्षेत्र भिंड से अभिनंदन समारोह व संकल्प महासभा के आयोजन क्षेत्रीय जनों द्वारा किया गया। प्रदेश के इतिहास में पहली बार किसी आईएएस अधिकारी ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के पश्चात गृह क्षेत्र के हजारों लोगों ने समारोह के रूप में स्वागत किया। समारोह में सम्यक अभियान प्रमुख भास्कर राव रोकड़ी ने संबोधित करते हुए श्री शर्मा से भिंड के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद जताई। इसके उपरांत में सम्यक अभियान के प्रवर्तक, कुशल विचारक, लेखक श्री भास्कर राव रोकड़े जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपनी बात रखें। श्री भास्कर राव रोकड़े जी। भिंड जिला वासियों ने जो जज्बा दिखाया है वो वास्तव में आश्चर्य की बात है। आमतौर पर कोई आईएएस अधिकारी या और भी कोई उच्च पदों पर बैठा हुआ कोई अधिकारी सेवानिवृत्त होता है तो उसके विभाग के लोग जरूर विदाई समारोह कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं मानी जाती। यहाँ राजीव शर्मा जी ने जन सेवा के लिए सरकारी पद से मुक्त होकर अपना योगदान देने का निर्णय लिया और इस निर्णय की जानकारी मिलने मात्र से इतना बड़ा जन सैलाब उमड़ कर आया। निश्चित रूप से यह आश्चर्य की बात है, गर्व की बात है कि आखिर इस अधिकारी ने कर्तव्य पथ पर रहते हुए ऐसे कौन से काम किए होंगे जिसकी वजह से आम लोगों के दिल में इन्होंने अपना स्थान बनाया। तो हमारे सम्मानीय राजीव शर्मा जी आईएएस अधिकारी, अभी भी हम यही कहेंगे, हालांकि अब सेवानिवृत्ति आपने ले लिया है जनसेवा के लिए। हमारे पुष्कर सिंह जी जो दिल्ली से आ रहे हैं, पूर्व विधायक हैं और भारत जोड़ो अभियान के तहत दूरस्थ अंचलों में जाकर वंचितों के बीच जाकर उन्हें देश की मुख्य धारा से जुड़कर किस तरह से सर्वांगीण विकास के पथ पर चलते हुए उच्चतम सोपान को हासिल करना है, ये जानकारी देते हैं, साथ लेते हैं, साथ चलते हैं और हम सफर बनाते हैं। हमारे संतोष द्विवेदी जी गांधीवादी विचारक, हमारे एम खान साहब गांधीवादी विचारक, हमारे शंकुले जी जो केक के बड़े सेवानिवृत्त अधिकारी हैं और मंचासीन समस्त गणमान्य बंधुओं, इस अंचल के प्रबुद्ध नागरिकों, भाइयों बहनों, पत्रकार बंधुओं, सर्वप्रथम मैं ये बताना चाहता हूं कि सम्माननीय राजीव शर्मा जी ने सरकारी पद त्याग कर किस उद्देश्य से सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवेश करने का निर्णय लिया। दरअसल हमने लगभग 2 साल पूर्व शिक्षित बेरोजगार युवाओं को सम्मानजनक नौकरियों के अवसर, सम्मानजनक रोजगार के अवसर और सम्यक विकास के मॉडल को लेकर अभियान शुरू किया जिसका नाम सम्यक अभियान। सम्माननीय शर्मा जी ने उस अभियान के बारे में पूरी जानकारी लिया, कुछ कार्यक्रमों के रिकॉर्डिंग आदि सुने, वीडियो सुने, समाचार पत्रों के माध्यम से सुना और एक बार उन्होंने मुझसे कहा कि मैं यद्यपि सरकारी नौकरी पर हूं लेकिन मुझे लगता है इस महत्वपूर्ण मिशन में मेरी भी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। एक थोड़ा पिछले अध्याय पे जाना चाहता हूं। 2019 की बात है। एक बार सम्माननीय राजीव शर्मा जी
मेरे आवास पर आए, मैंने सोचा आईएएस अधिकारी निश्चित रूप से सरकार कांग्रेस की है, कोई बड़ी बात के लिए आए होंगे या कोई बड़ा उद्देश्य होगा। और उद्देश्य क्या होता है? अच्छी जगह पोस्टिंग मिल जाए, अच्छा स्थान मिल जाए, आदि आदि। लेकिन शर्मा जी जब मेरे पास आए और बैठ के चर्चा हुई तो उन्होंने अपने बारे में कुछ भी नहीं कहा, कोई स्वार्थ नहीं। सिर्फ उन्होंने वंचितों के लिए हम किस प्रकार का सिस्टम बना सकते हैं, इस विषय पर 1.5 घंटा तक चर्चा की। ये बिल्कुल साधारण बात नहीं है। मैं आईएएस अधिकारियों से, जो भी अभी पद पर बैठे हैं, उनसे पहले ही माफी चाहता हूं कि वो अन्यथा न ले मेरी बातों का। ये होता है कि भाई इन्होंने ऐसा कैसे कह दिया, लेकिन मेरे पास में काफी आईएएस, आईपीएस और अन्य अधिकारी लोग आते रहे हैं और जब भी आए लंबी चौड़ी बात तो आकी होती रही, लेकिन अंततः एक बात आ गई, हमें पोस्टिंग अच्छी जगह मिल जाना चाहिए। पोस्टिंग क्यों मिलना चाहिए अच्छी जगह? जहां है वहां से काम नहीं कर सकते क्या? नहीं, कुछ ना कुछ और भी स्वार्थ होता है। लेकिन शर्मा जी ने मुझसे उस संबंध में बात नहीं किया। अब जब मैंने देखा इन्होंने अपने पहली ही मुलाकात में मुझको बहुत अधिक प्रभावित कर दिया। आखिर बात क्या है? ये भिन्न भिन्न जगह जहां पदस्थ रहे, इनकी कार्यप्रणाली कैसी रही है, तो मुझे ये जानकर आश्चर्य हुआ कि जहां भी एसडीएम, एडीएम, कलेक्टर और कमिश्नर पद पर पदस्थ रहे, वहां उन्होंने अंतिम छोर पर बसे व्यक्ति को तुरंत न्याय दिलाने के लिए अपनी ओर से अथक प्रयास किया। और यह आश्चर्य की बात, सरकारी प्रावधानों के बीच से रास्ता निकालकर उन वंचितों तक पहुंचने की गली भी उन्होंने बनाई। कई योजनाएं बनाई। अभी कल ही में एक कार्यक्रम में था, वहां शर्मा जी ने धीमर माझी समाज के आर्थिक विकास के लिए जो व्यवस्था दी, उसकी चर्चा मैंने वहां किया। केवल एक समाज की बात नहीं है, भिन्न भिन्न समाज, ओबीसी वर्ग के, एससी, एसटी आदि सभी समाज के लोगों के लिए उन्होंने अपनी ओर से प्रयास किया, अपनी ओर से व्यवस्था दिया और कोई सरकारी प्रावधानों से हटके नहीं दिया। सरकारी प्रावधानों के साथ रहते हुए, उन्हीं प्रावधानों का पालन करते हुए, उसके तहत एक नई व्यवस्था बनाकर उन्होंने वंचितों को लाभ दिलाने का प्रयास किया। और ये साधारण बात नहीं। और इसी वजह से भी जहां जहां पदस्थ रहे, मेरे ख्याल से आज इस अभिनंदन समारोह में केवल भिंड जिले के ही लोग नहीं होंगे, बल्कि जहां जहां पदस्थ रहे वहां के लोग उनके प्रति भावना रखने के कारण यहां दौड़कर आए हैं और वे चाहते हैं कि सम्माननीय राजीव शर्मा जी, आप सार्वजनिक क्षेत्र में आए। आप जहां पर कानून का निर्धारण होता है, उस सदन में भी यदि अवसर मिले तो जाएं और वहां ऐसे प्रावधान बनाएं जिससे कि वंचितों को कम से कम समय में सरलता के साथ, सुगमता के साथ न्याय मिल सके। क्यों भाई, सबकी इच्छा यही है कि नहीं है? सम्माननीय, आपने जो अपेक्षा रखी है, उम्मीद करते हैं वो अपेक्षा भी पूरी हो। थोड़ा इंतजार कीजिए, समय वो भी आने ही वाला है, आ गया है, करीब में है। और यदि कोई ऐसा व्यक्तित्व सामने आ जाए जो भिन्न भिन्न भूमिका में रहते हुए वंचितों की लड़ाई लड़ता रहा हो, सर्वांगीण विकास का प्रारूप बनाता रहा हो और बनाए हुए प्रारूप का क्रियान्वयन खुद ही सुनिश्चित करता रहा हो, यदि उस व्यक्ति को क्षेत्र के सर्वांगीण विकास का दायित्व सौंप दिया जाता है, तो मुझे तो विश्वास है
कि ऐसा व्यक्ति को एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रह सकता, बल्कि संपूर्ण राज्य के लिए, देश के लिए अपने कौशल का योगदान निश्चित रूप से दे सकता है। तो साथियों, ये तो हमारे शर्मा जी की बात हुई कि शर्मा जी सार्वजनिक क्षेत्र में आएंगे, आ गए हैं, सरकारी पद की सारी सुविधाओं को उन्होंने त्याग दिया है। हो सकता है कि आपकी अपेक्षा के अनुरूप अगर वे महत्वपूर्ण राजनीतिक दल के प्रत्याशी हो, और हो सकता है कि आप लोग मध्य प्रदेश में जितने भी प्रत्याशी होंगे उन सबसे अधिक मतों से उन्हें निर्वाचित करके विधानसभा में भेज दें। ये तो संभावना है, ये संभावना है। आज का ये मंच राजनीतिक नहीं है। और मैं ये बताना चाहता हूँ, यद्यपि मैं कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुका हूँ, लेकिन इससे पहले मैं लगातार गैर राजनीतिक अभियान ही चलाता रहा हूँ और मेरे उद्देश्य पूर्ण रूपेण गैर राजनीतिक ही है। तो आज के इस गैर राजनीतिक मंच से भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि राजीव शर्मा जी जिस प्रकार से एक सफल प्रशासक साबित हुए हैं, उसी प्रकार से वे एक सफल जनप्रतिनिधि भी साबित होंगे। ये हमारी उम्मीद है। तो साथियों, इस मंच के माध्यम से अत्यंत संक्षेप में सम्यक अभियान के बारे में बता देना चाहता हूं, क्योंकि कल शर्मा जी उस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। अब प्रशासनिक पद से जब निवृत्त हुए हैं तो उनको इस दिशा में आगे बढ़ना ही है। तो शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए इस प्रकार से सम्मानजनक नौकरियों के अवसर मिल सके, उन सारी सम्यक अभियान के मुद्दों को लेकर के आदरणीय शर्मा जी आप लोगों के पास जाएंगे, यात्रा करेंगे, युवाओं की टीम बनाएंगे और निश्चित रूप से सम्यक विकास का खाका तैयार कर इस क्षेत्र को सर्वांगीण विकास के पथ से जोड़ेंगे। एक और बात है, कल मैंने एक नया समूह बनाने की बात किया, वर्ग बनाने की बात किया है। एससी, एसटी, ओबीसी के अलावा एक ईबीसी वर्ग की बात किया है और उस बारे में भी हमारी शर्मा जी से बहुत विस्तार से चर्चा हो चुकी है। और वो ईबीसी वर्ग कौन सा है? माझी, ढीमर आदि समाज, और इधर का जो पाल समाज है, लोहार समाज है, इस प्रकार के समाज को लेकर एक ईबीसी वर्ग बनाने की बात है। और वो अत्यंत वंचित समाज को भी विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की योजना मैंने केवल अकेले नहीं बनाया है, उसमें भी शर्मा जी का योगदान है। और मुझे विश्वास है कि शर्मा जी इस क्षेत्र को इस देश के, इस प्रदेश के सबसे विकसित क्षेत्र में बदलने में निश्चित रूप से सफल होंगे। इसी भावना के साथ मैं अपने वाणी को विराम देने जा रहा हूं। जय हिंद, जय जवान, जय। उन्होंने सही कहा कि मध्य भिंड के अलावा अन्य क्षेत्रों से भी लोग आए हैं। रीवा से सौरभ मिश्रा जी हैं, राहुल सिंह जी हैं। अब मैं बिना किसी भूमिका के श्री राजीव शर्मा जी को अपने उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। जोरदार तालियां बजा करके राजीव। बाबा बलखंडेश्वर के चरणों में प्रणाम करते हुए अपने बीच में मैं सम्मान्य ऐसा भास्कर राव रोकड़े जी का हृदय से स्वागत करता हूं और मैं चाहता हूं कि भिंड के जाबाजों की जोरदार तालियों से उनका स्वागत हो। यहाँ मंच पर विराजमान मेरे सभी आदरणीय और पूजनीय वरिष्ठ जन,
चाहे मेरे पूज्य चाचा जी श्री शिवचरण उपाध्याय जी हों, या हमारे सम्माननीय विसी चाचा हों, पंडित विश्वनाथ उपाध्याय जी, चाहे लहरौली के हमारे पुराने समाजवादी सम्माननीय राजेंद्र सिंह राकेश जी हों, चाहे सम्माननीय कैलाश वर्मा जी हों, या हमारे गुरु पूज्य ओपी शुक्ला जी हों, बचपन से जिनका बहुत आशीर्वाद मेरे सिर पर रहा है, ऐसे परम सम्माननीय श्री जय श्री राम बघेल जी हो, जिन्होंने अभी इतनी सुंदर कविता और हृदय से लिखी और हृदय से सुनाई। मैं इन सब का अभिनंदन करता हूँ। विभिन्न समाजों के जो प्रतिनिधि हमारे मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं, उनका भी मैं हृदय से अभिवादन करता हूँ, चाहे वो श्रीवास समाज के हैं, चाहे शाक्य समाज के हैं, चाहे ब्राह्मण समाज के हैं या वाल्मीकि समाज के हैं। सभी समाजों से आए हुए हमारे जो सम्माननीय जन हैं, मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूँ। मैं हृदय से स्वागत करता हूँ सम्माननीय देश के चोटी के पत्रकारों और सर्वोदय के कार्यकर्ताओं में अपना विशिष्ट स्थान रखने वाले भाई संतोष जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं कि जो चेतना की एक मशाल लेकर घूम रहे हैं, ऐसे भाई पंकज पुष्कर जी का, जो पूरे देश में घूमने के बाद चंबल को नाप रहे हैं। मैं हृदय से स्वागत करता हूं हमारे कटनी से आए हुए खान साहब का, जो अपने मार्बल के धंधे को ताला लगा के, जैसे मैं इस्तीफा देके आया हूँ, ऐसे वो भी उसको ताला लगा के चलते हुए धंधे को और यहाँ भिंड की गलियों में घूम रहे हैं। और ऐसे ढेर सारे मित्र और सखा हैं जो अलग अलग जिलों से यहाँ आकर और कोशिश को आश्चर्य कर रहे हैं। उस सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। और सबसे पहले मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ आप सभी का कि कई घंटे से आप लोग यहाँ मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, और इस वजह से हमारे जो दूर दराज के गांव हैं, वहाँ से लेकर नगर से आए हुए आप सभी सम्माननीय जन और हमारे पत्रकार बंधु भी, और सम्माननीय माताएं, बहनें, भांजियाँ, बेटियाँ, चाचियाँ, सबको मैं सादर प्रणाम करता हूँ और क्षमा प्रार्थी हूँ कि मेरी वजह से आज आपको थोड़ा कष्ट बर्दाश्त करना पड़ा। खासकर जो लोग मेरे बेहड़ के गांव से आए हुए हैं, यहाँ पर जिनकी सूची मेरे मनोज ने पढ़कर सुनाई, उन सबको मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ कि आज आपको काफ़ी समय प्रतीक्षा में बिताना पड़ा। मैं कोशिश करूँगा कि आगे अगर कोई भी आयोजन हो तो उसमें ऐसा ना हो। मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ उन सभी नागरिकों का कि आज एक विशाल रैली की वजह से जिनका सामान्य जीवन बाधित हुआ, कोई लोग अस्पताल जा रहे होंगे, कोई घर जा रहे होंगे नौकरी करके, और कारों के इतने लंबे काफिले से मुझे समझ में आया कि हम लोगों को पैदल ही चलना चाहिए, और बाद में हम लोग पैदल ही चलकर यहाँ पर आए। आप सबको प्रणाम करते हुए कुछ बातें हैं जो मुझसे चाही गई हैं कि मैं उन्हें कहूँ, और कुछ बातें हैं जो मैं अपने आप से कहना चाहता हूँ। मैं बहुत विनम्रता के साथ आज उन लोगों का स्मरण करना चाहता हूँ जिन्होंने भिंड में एक सुंदर माहौल को रचा था, चाहे वो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री रघुवीर सिंह कुशवाहा जी रहे हों, चाहे मेरे बाबा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबा जनक राम रहे हों, या सम्माननीय स्वर्गीय श्रीनाथ गुरु जी रहे हों, या श्री हरकिशन दास जादव भूता जी रहे हों, या पंडित नरसिंह राव दीक्षित जी रहे हों, या यहाँ की चोटी के वकील और समाज सेवी सम्माननीय श्री राम नारायण गुप्ता जी रहे हों, या हमारे
श्याम सुंदर भाई साहब और रामहर्ष भाई साहब जैसे सामाजिक कार्यकर्ता रहे हों, जिन्होंने पूरा योगदान दिया वंचितों की लड़ाई लड़ने का, पिछड़ों की आवाज उठाने का और भिंड के विकास की बात करने का। आज मैं यहाँ बहुत श्रद्धा से आदरणीय रामहरि भाई साहब को भी स्मरण करता हूँ कि जिन्होंने हमें छात्र जीवन से, चाहे राममोहन सिंह कुशवाहा जी रहे हों, चाहे मेरे गुरुजन रहे हों, स्वर्गीय श्री गौरी प्रसाद मिश्र जी या डॉक्टर M.D. मिश्र या स्वर्गीय ब्रजेश कुमार पांडे जी या मेरे बचपन के शिक्षक सम्माननीय श्री गोपीनाथ सोनी जी, स्वर्गीय श्री उग्र सेन भैया जी, हमारे के जैन साहब और शिक्षकों की एक बड़ी श्रृंखला है जिन्होंने मुझे गढ़ा, आपको गढ़ा और भिंड की इस पीढ़ी को गढ़ा। गुरु बिना ज्ञान मिल सका नहीं, हम रहे अधूरे हैं जग में। तो ऐसे गुरुजनों के श्री चरणों में सर झुकाना जरूरी है। मैं चाहूंगा कि आपकी तालियां भी उनका अभिनंदन करें। मैंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का आवेदन दिया है और उसके पीछे एक कसक है, एक तड़प है और वो तड़प आज मैं अपने लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं, आपके साथ साझा करना चाहता हूं। वो तड़प यह है कि जब से पैदा हुआ हूं तब से कुछ चीजें हैं जो दिल में शूल की तरह गड़ती हैं और मेरा मानना है कि वो आपको भी गड़ती रही होगी। एक बात तो ये गड़ती है कि जिन भगवान शिव की हम आराधना करते हैं, मुझे नहीं पता जाने क्यों एक राक्षस पड़ोसी के कब्जे में आज भी कैलाश मानसरोवर है। ये कोई गर्व करने की बात नहीं है। क्यों नहीं समाज में एक ऐसा विचार खड़ा हुआ कि हमें मानसरोवर को चीनी पंजों से मुक्त कराने की जरूरत है। ये चीज मुझे हमेशा गढ़ी कि हमारे जैसा बहादुर देश और हमारे जैसी बहादुर सेना चीन से क्यों हारी। और इसीलिए मेरे बाबा थे स्वर्गीय श्री नाथूराम सिंह जी तोमर, वो चीन के खिलाफ युद्ध में लड़े थे। तो मैंने बाबा के पास जाकर पूछा जब मैं छोटा सा बच्चा ही था कि बाबा ये बताओ हम हारे क्यों। और बाबा ने जो बताया उससे मैंने 8 साल की उम्र में ये संकल्प ले लिया था कि इस देश के कण कण को समृद्ध बनाए बिना और इस देश के हर आदमी को न्याय दिलाए बिना और इस देश के हर गांव तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाए बिना हम इतने सशक्त नहीं हो सकते जितना सशक्त हमें होने की आवश्यकता है। और एक और चीज है जो हमेशा से मेरे हृदय में चुभती रही है और आप जो भिंड के लोग हैं, आपने भी उस दंश को हमेशा झेला है। जब मैं पहली बार कॉटन जी स्कूल से वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए ग्वालियर गया और पद्मा विद्यालय में रुका तो मुझे ये सलाह दी गई कि मैं किसी को ये ना बताऊं कि हम भिंड से आए हैं। और तब मैंने जाना कि भिंड का नाम डकैतों के लिए बदनाम है। और तब मैंने जाना कि हमारा नाम इतना बदनाम है कि हम अपने शहर का नाम भी नहीं ले सकते अपने जिले का। और तब मैंने जाना कि ग्वालियर में लोग तो हमें किराए का मकान देने में भी डरते हैं, होटलों में कमरा देने में डरते हैं। और फिर मैंने संकल्प लिया कि मैं जीवन में कभी छुपाऊंगा नहीं कि मैं भिंड का हूं, लेकिन अपने कर्म से अगर मैं चंबल का बेटा होऊंगा तो अपने पुरुषार्थ से इस दाग को मिटा दूंगा। भिंड कोई लुटेरों की जगह नहीं है और भिंड कोई घपले घोटालों की जगह भी नहीं है।
ज्यादा जवान मैं सम्मानीय रोकड़े जी को और सम्मानीय पुष्कर जी को ध्यान में लाना चाहता हूं कि दिल्ली में जहां कहीं भी बात हो तो मेरी तरफ से ये निवेदन करें, भिंड के लोग न चोर हैं न डाकू हैं, अरे ये बहादुर कौम है, बहादुर ये शेरों की संतानें हैं। लेकिन शेरों की संतानें भी अगर भेड़ियों के गाइडेंस में चलने लगे तो लोग उनकी शक्ति और मर्दानगी का दुरुपयोग करते हैं। तो मैं आज अपने लोगों को ये कहने आया हूं कि पूरी दुनिया विकास की दौड़ में कहां से कहां पहुंच गई है। जो देश हमसे बहुत बाद में आजाद हुए थे वो देश बहुत आगे पहुंच गए, जो इलाके भिंड से बहुत पीछे थे वो भिंड से बहुत आगे पहुंच गए और हम पिछड़ गए। 35 साल तक मध्य प्रदेश के 20 से ज्यादा जिलों में काम करके मैंने ये मंत्र सीखने की कोशिश की कि कोई इलाका समृद्ध होता कैसे है। और तब मैंने ये पाया तुलसी बाबा जो लिख गए थे वो सही बात थी। तुलसी बाबा लिख गए थे जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, कि जहां सुमति होती है वहां संपत्ति होती है। तो मैं ये चाहता हूं कि भिंड में संपत्ति हो। कोई भी देश भाषणों से आगे नहीं बढ़ता। कोई भी देश सरकारें भी आगे पीछे नहीं बढ़ा सकती हैं। मैं बहुत खुले स्वरूप में कह रहा हूं और अभी सरकार ने मेरा इस्तीफा मंजूर किया नहीं है, प्रक्रिया चल रही है, लेकिन मैंने जीवन भर संविधान की सेवा की है और संविधान मुझे ये साहस देता है कि मैं अपने नागरिकों और भाइयों से वो बात कर सकूं जो सत्य के करीब हो। भिंड वाले मीठी गोलियां तो बहुत सालों से खा रहे हैं। वो जो मीठी मीठी गोलियां होती है ना जिनमें कोई दवाई नहीं होती, वो मीठी गोलियां खा खा के तो अब मेरे समाज को भी डायबिटीज हो गई है और मेरी अर्थव्यवस्था को भी डायबिटीज हो गई है। आज भिंड में किसी भी व्यापारी से अगर पूछे कि कौन सा बिजनेस अच्छा चल रहा है तो आपको बहुत निराशा होगी। कोई व्यापार अच्छा नहीं चल रहा भिंड में। और मेरे पास मंत्र है भिंड में घर घर में रोजगार पैदा करने का। राजीव शर्मा जिंदाबाद, राजीव शर्मा जिंदाबाद। और वो मंत्र यह है कि मैंने अध्ययन किया है कि दुनिया के जो देश आगे बढ़े वो कैसे बढ़े। जो देश आगे बढ़े वो बढ़े कि पहले उन्होंने संघर्ष का मार्ग छोड़ा और सृजन का मार्ग पकड़ा, अशांति का रास्ता छोड़ा और शांति का मार्ग पकड़ा, कानून तोड़ने का रास्ता छोड़ा और कानून का सम्मान करने का रास्ता पकड़ा। मैं आपको विनम्रता से कहना चाहता हूं कि जो जिला जातियों के आधार पर बटा हुआ हो और जाति वैमनस्यता से पीड़ित हो, वो जिला मैं क्षमा चाहता हूं वो कभी तरक्की कर नहीं सकता, तरक्की के सपने भर नहीं सकता। मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि जहां पर लोगों की अधिकांश शक्ति अदालतों में, कचहरी में और वकील साहब के चौखट पे खर्च होती हो, वो जिला तरक्की नहीं करता है। तरक्की वो जिला करता है जो लड़ाई झगड़े से बचता है। चंबल के किनारे गोवा के समुद्र तटों से ज्यादा आकर्षक हैं और मैं दावे से कहता हूं कि कम से कम 1000 होटल चंबल के किनारों पर चल सकते हैं अगर आप मेरा ये संदेश मीडिया के साथी, गांव से आए हुए हमारे सभी समाजों के लोग अगर घरों में ये संदेश पहुंचाएं, अपने लड़कों को समझाएं झगड़ा नहीं करने का, शांति से जीने का, पढ़ाई पर ध्यान देने का, हुनर को सीखने का, और अगर कोई अपने को 4 बात कह जाए
तो शांति से सुन लेने का। 4 बात सुनना बहुत सस्ता पड़ता है, अदालत बहुत महंगी है। और मैं आपको कायरता नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको कायरता नहीं सिखा रहा हूं। 35 साल के प्रशासनिक जीवन में भगवान बलखंडेश्वर की कृपा से न तो कभी सरकार से झुकने का मौका आया, ना कभी किसी कुर्सी के सामने झुकने का मौका आया। जब आप न्याय के साथ होते हैं, सत्य के साथ होते हैं और तर्क के साथ होते हैं तो लाठी की जरूरत खत्म हो जाती है। राजीव शर्मा जिंदाबाद, राजीव शर्मा जिंदाबाद। अगर हम भिंड के लोगों को सिर्फ इतना सिखा सकें कि बाहर का कोई भी आदमी भिंड में आए तो मुस्कुरा के इसका स्वागत करो। भिंड के लोगों को केवल एक काम बंद करना और एक काम शुरू करना है। मैं गारंटी देता हूं दुनिया बदल जाएगी, घर घर में रोजगार पैदा हो जाएगा। अब क्या बंद करना है वो बता रहा हूं। बंद करना है गुर्राना, बंद करना है गुर्राना। बहुत छोटी सी चीज है। अब घर में कुछ नहीं तो बीवी पे गुर्रा रहे, पड़ोसियों पे गुर्रा रहे, और वो गुर्राना इकोनॉमिक्स के हिसाब से बहुत महंगा पड़ रहा है पूरे जिले को। तो गुर्राना बंद करो मेरे भाइयों और मुस्कुराना शुरू करो। अगर आप भी मेरी तरह चाहते हो कि भिंड का नाम अच्छी जगहों में लिया जाए, और आप तो झेल रहे हो, सच बताना कौन से जिले का आदमी भिंड में बेटी देना चाहता है, बताओ। घर घर में लड़के कुंवारे बैठे हैं, ऐसे ऐसे सुंदर लड़के हीरो फिल्मों में चले जाएं तो खड़े खड़े काम मिल जाएगा। मैं तुम्हारे घर का लड़का हूं, इसी भिंड में गौरी के किनारे पैदा हुआ था। कॉटन जीप में पढ़ा, सार्वजनिक स्कूल में पढ़ा, बताशे बाजार के बताशे खाए, ठेलों पे चाटे खाए, कभी अरुण के संग, कभी आत्माराम के संग। यहाँ से साइकिलों से उंगली गए, फिर पांडवी चले गए साइकिल से, वहां जाके नदी में नहाए, कभी बरोई चले गए तो खरौआ में नहाए, कभी धमसा चले गए तो बेसली में नहाए। यहां से बरोई तक जाते थे साइकिल से, रास्ते में मीठे पानी के कुएं पड़ते थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 35 साल पहले जो कुएं में छोड़ गया था, मेरे कुएं कहां गए? हैंडपंप पानी नहीं देता है, मोटर पानी नहीं देती है, जिले का भूजल स्तर बहुत नीचे जा रहा है। भिंड का मुद्दा ये नहीं है कि विधायक कौन बनेगा, भिंड का मुद्दा ये है कि यहाँ इतनी उमस क्यों है, इतनी गर्मी क्यों है, इतना मौसम खराब क्यों है। मुद्दा ये बनना चाहिए कि क्या वजह है कि एक से एक काबिल लोगों के बावजूद भिंड का आदमी ग्वालियर में बसने का सपना देखता है। अब ग्वालियर को तो हमने करीब करीब भिंडी बना दिया है, अब हम इंदौर को भी भिंड बनाने वाले थोड़े दिन में। पर मैं दूसरी बात करने आया हूं। मैंने तय किया था कि मैं भोपाल में बसूंगा, क्यों? भोपाल का मौसम बहुत अच्छा है, भोपाल में हरियाली बहुत है, भोपाल की सड़कें अच्छी हैं, भोपाल में एयरपोर्ट है, भोपाल में ट्रेन कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। लेकिन बाबा के नाम पर लाइब्रेरी खोलने के लिए जब मैं 7 दिन यहाँ रहा तो मैंने ये पाया कि मैं चाहे स्वर्ग में रहता हूँ, सभी सुविधाओं में रहता हूँ, मुझे तो क्या करना होता है, मुझे सिर्फ बटन दबाना होता है और जो चाहता हूँ वो चीज़ हाजिर हो जाती थी। लेकिन मुझे लगा मेरी ऐसी तरक्की किस काम की, मेरी ऐसी कमिश्नरी किस काम की कि अगर मेरे भाई, मेरे अपने लोग, मेरे परिचित, मेरे इलाके के लोग और भिंड में नर्क में, साक्षात नर्क में रह रहे हैं, तो मेरा स्वर्ग में रहना भी बेकार है। और फिर मैंने तय किया कि पहली चीज यह है कि भिंड को नर्क से
स्वर्ग बनाने के लिए किसी को तो बलिदान देना पड़ेगा। तो आप मुझे बताइए, जिनके मन में प्रश्न है कि मैंने लोग तो शिक्षा कर्मी की नौकरी नहीं छोड़ते, क्या होता है कृषि शिक्षक की नौकरी नहीं छोड़ते, मैं कमिश्नर की नौकरी छोड़कर क्यों आ गया? मैं कमिश्नर की नौकरी इसलिए छोड़ के आ गया कि मैं किसको कहता कि मेरा भिंड अच्छा करना है तो तुम बलिदान दे दो, और अगर मैं कहता भी तो लोग पलट के नहीं कहते कि अच्छा हम बलिदान देते तुम राजा बने रहो। इसलिए मैंने तय किया कि अपनी सुख सुविधाएं छोड़कर भिंड के कीचड़ में उतरूंगा और एक मेहतर की तरह इसकी कीचड़ को साफ कर दूंगा। और कीचड़ कोई एक तरह की थोड़ी है, एक तरह की कीचड़ होती तो मैं नगर पालिका में फोन कर देता, वही साफ कर देते। कितने किस्म की कीचड़ है कभी गिना है आपने? जातिगत भेदभाव की कीचड़ है, छुआछूत की कीचड़ है, जाति वैमनस्य की कीचड़ है, भाइयों भाइयों के बीच में वैमनस्य है। और इस सब का परिणाम ये हुआ है कि हमारे सोने जैसे लोग भिंड के बेटों ने चाहे प्राइवेट सेक्टर में गए हों, चाहे सेना में गए हों, चाहे व्यापार में गए हों, भिंड के बाहर गए हों, शर्त ये है उन्होंने हर इलाके में नाम किया है, हर इलाके में नाम किया है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आपका जो लड़का भिंड में रोजगार नहीं था, इसलिए वो अपना घर छोड़कर वह सूरत में 15 मंजिल की बिल्डिंग पर रस्सी से लटक रहा है, जिससे घर में अपने बीमार माता पिता को इलाज के लिए पैसे भेज सके। इस मुद्दे पर कभी कोई बात क्यों नहीं करता है कि जरा सा बीमार हो जाएं तो पहला काम क्या करते हैं? बाकी जगह पे लोग पहला काम करते हैं अस्पताल में जाने का, और भिंड का आदमी पहला काम करता है कि भैया गाड़ी का इंतजाम करो, ग्वालियर चलना पड़ेगा। मैं जहां पर कमिश्नर हूं वहां मध्य प्रदेश शासन ने मेडिकल कॉलेज बनाया जो चल रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया जो चल रहा है। भिंड में मुझे खुशी है, मैं राज्य शासन को धन्यवाद देता हूं कि कम से कम भूमि पूजन तो हो गया। आज इस मंच से मैं आपको जो कहना चाहता हूं वो आपको आज से पहले किसी ने नहीं कहा होगा। कोई जिला आगे बढ़ता है जब वहां फसलें अच्छी होती हैं। हमारी खेती तो पिछड़ चुकी है। मैं मालवा में रहा हूं जहां मेरे किसान संतरा और मौसमी पैदा करते हैं। वो जब फसल बेचने जाते हैं तो आपको अंदाज है कितने की फसल बेचते हैं? 1-1 करोड़ की फसल बेचकर आता है मेरा मालवा का किसान। आप में से कोई है जिसने 1 करोड़ की फसल बेची हो जिंदगी में कभी? क्यों नहीं है? जबकि आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं है। और भिंड जैसी जमीन तो संसार में कहीं की इतनी उपजाऊ जमीन नहीं है, लेकिन 1 करोड़ की फसल बेचने वाला कोई किसान यहाँ पर नहीं है। तो 7 दिन जब मैं रहा तो मैंने ये सपना देखा कि भिंड में पहली जरूरत है खेती को सुधारने की, क्योंकि फसल जब अच्छी होती है तो बाजार मुस्कुराता है। जब फसल अच्छी होती है, किसान जब खुश होता है तो व्यापारी भी खुश होता है। तो पहली जरूरत है भिंड में फसलों के विविधीकरण की, ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन की। बांस के पौधे लगाने पर सरकार आपको जबरदस्त अनुदान देती है, लेकिन भिंड में नहीं लगाए लोगों ने बांस के पौधे, क्योंकि किसी ने बताया नहीं। लोगों को भरोसा नहीं है कि लगा भी लगे तो अनुदान मिलेगा। आज सबसे ज्यादा फायदे की चीज है, श्याम सुंदर दाऊ यहाँ बैठे हैं, मैं इनसे इसी बात से खुश हूं कि इन्होंने अपने खेत में 1200-1300 सागौन के पेड़ लगाए। क्या मैं इस मंच से आप मुझे अनुमति देते हैं कि मैं आपसे प्रार्थना करूं कि खेत की मेड़ पे सागौन के पेड़ लगाओ? ये एफडी का बाप है। आज अगर लगाओगे तो मेहनत कुछ नहीं पड़ने वाली है, केवल समय पर कटाई छटाई कर देना, बहुत लागत नहीं है।
लेकिन आप घर बैठे करोड़पति हो जाओगे बिना किसी सरकारी योजना के, ये बता रहा हूँ आपको। फसलों के विविधीकरण की जरूरत है। मैं निमाड़ में रहा हूँ, बड़वानी में। बड़वानी का किसान लाल मिर्च पैदा करता है, कपास पैदा करता है, और मेरे खेत में तो कल भी सरसों होती थी, आज भी सरसों हो रही है। और सरसों और गेहूं, सरसों और गेहूं, हम सरसों गेहूं और सरकारी खरीद के बंधक हो गए हैं। ये एक अलग किस्म की गुलामी है। मेरा नरसिंहपुर का किसान गन्ना उगाता है, और वो गन्ना उगाने का फायदा ये हुआ, नरसिंहपुर में 100 से ज्यादा खांडसारी मिलें हैं। तो जहाँ 100 खांडसारी मिल होगी वहाँ रोजगार होगा कि नहीं होगा, बोलो। तो मैं आपको ये कहने आया हूं कि अगर हम अपना व्यवहार सुधार लें, बाहर से जो आदमी आए वो भिंड वालों के व्यवहार से मुक्त होकर जाए, और दूसरे को उजाड़ने की परंपरा बंद कर दे। एक बीमारी है यहाँ पर, उसकी जांच करानी पड़ेगी कि कोई आदमी अच्छा कपड़ा पहन के निकल जाए, परेशानी खड़ी हो जाएगी। कोई अच्छी गाड़ी में घूम जाए, परेशानी खड़ी हो जाएगी। भिंड में व्यापारी का सम्मान नहीं है, बहुत क्षमा याचना के साथ कह रहा हूं, और समझना इस बात को गहरे से। जिस समाज में व्यापारी का सम्मान नहीं होता वो समाज तरक्की नहीं करता है, मानना इस बात को। क्योंकि जब व्यापार के पहिए चलते हैं तो रोजगार खड़ा होता है, जब फैक्ट्रियां चलती हैं तो रोजगार खड़ा होता है। और भिंड में फैक्ट्रियां तो जब हम बच्चे थे तब हमने सुना था कि कोई फैक्ट्री लगने वाली थी और नहीं लगी, और अब जब हम जिंदगी के दूसरे मोड़ पर पहुंच रहे हैं तब भी वही कहानी है। हमने पूरी दुनिया बदलते देखी है, कहां कितनी कितनी फैक्ट्री लग गई है, लेकिन भिंड में मेरे ख्याल से तो कोई फैक्ट्री नहीं लगी। लगी है कोई? अगर नहीं लगी तो क्यों नहीं लगी? मालनपुर हमारा नहीं है भाई, मालनपुर उपनिवेश है ग्वालियर का। भिंड को फायदा होगा जब फैक्ट्री लगे पेड़ोरा में, भिंड को फायदा होगा जब फैक्ट्री लगे कुड़थरा में, भिंड को फायदा होगा जब फैक्ट्री लगे फूक में, भिंड को फायदा होगा जब फैक्ट्री लगे चलूपुरा में, भिंड को थोड़ा बहुत फायदा होगा कि अगर फैक्ट्री जो है लगे पांडवी में, पुलावली में, तब फिर फायदा होगा भिंड को। उमरी में, अकोला में, अरे दबोआ में लगाओ ना, दबोआ में क्या करनी है यार? तो कोशिश ये करनी है कि यहाँ पर औद्योगिकीकरण होना चाहिए। अगर हम फैक्ट्री नहीं लगाएंगे तो हमारा न स्वास्थ्य कभी सुधरेगा, न यातायात कभी सुधरेगा, समझना इस बात को। और आज मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि भिंड में पुस्तक बाजार है, भिंड में बताशा बाजार है, लेकिन भिंड में 1,43,000 भैंसे हैं। 1,43,000 भैंसे 4.5 लाख लीटर दूध प्रतिदिन पैदा कर रहे हैं, और हमारे अखबार बताते हैं कि हम दूध के लिए भैंस पे भी डिपेंड नहीं है। बहुत बढ़िया। अब मेरी बहुत सी बातें कल परसों तक समझ में आएंगी, कोई टेंशन नहीं करना। एक बात कहना चाहता हूं मंच से, आपके घर का लड़का हूं इसलिए कहने का साहस रखता हूं, पर मीठी गोलियां बहुत दिन से खा रहे हैं, नुकसान कर रही हैं। मैं तो करेले का रस लेके आया हूं, शायद फायदा कर जाए। अंग्रेजी में एक कहावत है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तुझे केवल निबंध लिखने के लिए नहीं है। इसी भिंड में हमने रमसन्नी लाला को देखा है। जब भिंड में लोग दूध में पानी मिला मिला के बेचते थे तो उस आदमी ने एक मानदंड खड़ा किया भिंड में कि दूध मेरी शर्तों पे मिलेगा, दूध मेरी रेट पे मिलेगा, और दूध मेरे तरीके से मिलेगा। तो लोग भिंड जैसी जगह के लोग लाइन लगा के दूध लेते हैं कि नहीं लेते? वहां जो भी दूध में पानी मिलाता है वो जिंदगी भर दूध में पानी मिलाने के लिए विवश रहेगा, ये मान लो। ये 35 साल के प्रशासनिक अनुभव से कह रहा हूं, 35 साल के प्रशासनिक अनुभव से कह रहा हूं। मुझे लगता है भिंड को लेकर हम लोगों को एक सपना देखना चाहिए। क्या सपना हो सकता है? वो सपना हो सकता है अपने पशुपालकों की मदद करने का। गरीब से गरीब आदमी भी परिवार पाल लेता है भिंड में एक भैंस पाल के, लेकिन भैंस के संग में भैंस होना पड़ता है।
और उतना रिटर्न नहीं है। कमिश्नर के तौर पर मैंने अपने संभाग में एक योजना चालू की कि दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मैंने खनिज के मद से अपने दूध उत्पादकों को प्रति लीटर लगभग 10 रुपए की सब्सिडी देना प्रारंभ किया। भिंड में किसी ने क्यों नहीं सोचा ऐसा? सोचना और पूछना, और अगर प्रति लीटर दूध पर 8-9 रुपए की भी सब्सिडी मिलने लगे तो अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा? किसान को फायदा होगा कि नहीं होगा? भैंस पालने वाले को फायदा होगा कि नहीं होगा? और इससे जिले का दूध उत्पादन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और सबसे गरीब आदमी की मदद होगी कि नहीं होगी? आज भैंस पालने के लिए सरकार की तरफ से ना कोई विशेष प्रोजेक्ट है, ना कोई योजना है। वो जो योजनाएं और प्रोजेक्ट हैं वो हमारे इलाके में नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्यों नहीं है? दूसरा चीज क्या है, हमें अलग किस्म की खेती करने की जरूरत है, हमें औद्योगिकीकरण की जरूरत है, हमें व्यवहार में सुधार की जरूरत है। आज भिंड की जो हालत है, केवल 50 साल पहले दक्षिण कोरिया की हालत भिंड से भी खराब थी। भिंड में तो पक्के मकान, कोठियां, बिल्डिंगें बनी हैं। साउथ कोरिया में एक भी पक्का घर नहीं था। द्वितीय विश्व युद्ध में सब बर्बाद हो गया था। लेकिन वहां के लोगों ने मिलकर विचार किया और तय किया कि कोरिया को हमें नंबर 1 बनाना है। आज जो कंपनियां है ना, सैमसंग, हुंडई, आपको पता नहीं होगा, आपको बता रहा हूं कि जो सैमसंग वाला अनाज का व्यापारी था और जो हुंडई वाला परचून का धंधा करता था, सेना को परचून सप्लाई करता था। भिंड के व्यापारी को क्या कोई समर्थन है कि वो व्यापार बढ़ाए, कि वो अच्छे कपड़े पहन के भिंड में घूम सके? क्या कोई समर्थन है? क्या भिंड के मजदूर को इस बात की गारंटी है कि वो मजदूरी करने के बाद उसको पूरी मजदूरी मिलेगी? क्या भिंड में मेरी बेटियों, बहनों और माताओं को इस बात की गारंटी है कि वो आधी रात में सोना पहनकर भिंड की सड़कों पर घूम सकती है? मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि भिंड में सामाजिक क्षेत्र में बहुत काम करने की जरूरत है। और आपको एक खुशखबरी बताने आया हूं कि दुनिया में जितने लोग ताजमहल देखना चाहते हैं ना, भरोसा करना, इससे ज्यादा लोग बेहद देखना चाहते हैं। भिंड पर्यटन की दृष्टि से अंतरराष्ट्रीय आकर्षण का केंद्र हो सकता है। और थोड़ी देर को चलो सपने ही देख लो, सपने तो तुम बहुत सालों से देख रहे हो, एक सपना मेरे कहने से भी देख लो। वो सपना ये है कि सपना देखो कि चंबल के किनारे 1000 होटल बने हुए हैं और देश से विदेश से पर्यटकों का तांता लगा हुआ है। तो अगर 1000 होटल बनेंगे और पर्यटक आएंगे तो सच बताना, तुम्हारी जमीनों की कीमत बढ़ के 5 गुना हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? और जब जमीनों की कीमत 5 गुना हो जाएगी तो रोजगार होगा या नहीं होगा? और जब यहाँ पर विदेश से, आज गोवा में सरकार ने हवाई अड्डा क्यों बनाया? गोवा में सरकार ने हवाई अड्डा इसलिए बनाया कि दुनिया भर से टूरिस्ट आता है। और जिस दिन भिंड में दुनिया भर से टूरिस्ट आने लगेगा तो हवाई अड्डे की मांग नहीं करनी पड़ेगी, जुलूस नहीं निकालने पड़ेंगे। हवाई अड्डा अरे हम लोग अपनी दम पे बना लेंगे। ये बात अभी ज्यादा समझ में नहीं है, आपको समझाता हूं। केरल गए हो? अरे केरल गए हो कभी? अरे तीर्थ करने तो सब जाते हैं, 4 धाम। केरल में जो त्रिवेंद्रम का जो हवाई अड्डा है वो तो सरकार ने बनाया। पर वहां एक और शहर है कोचीन, कोचीन कहते हैं जिसको। और भिंड वाले तो इतने किस्मत वाले कि कोचीन भी चले जाओ तो भिंड का आदमी रिक्शा चलाता मिल जाएगा। और बस समझ में नहीं आती मुझे तो कि मैं खुशी होकर उसको गले से लगा लूं या शर्म के मारे सर नीचे झुका लूं
मेरा हीरे जैसा आदमी वह कोचीन में रिक्शा चला रहा है, मेरा हीरे जैसा बेटा किसी गांव का, किसी गरीब का बेटा, किसी किसान का बेटा गुजरात में मूंगफलियां बेच रहा है और सूरत में पानी की टिक्की बेच रहा है। तो मैं आपको बताऊं कि कोचीन में पहले वहां के लोगों ने वहां घेरे भर टूरिज्म नहीं था, ये पानी भरा रहता था, उससे बीमारियां पनपती थी। फिर वहां की सरकार ने सोचा, वहां के कुछ लोगों ने सोचा, मेरे जैसे कुछ अधिकारियों ने सोचा कि रोजगार कहां से लाएं, तो उन्होंने वहां रोजगार के लिए टूरिज्म को प्रमोट किया, पर्यटन को बढ़ाया। तो पर्यटन को बढ़ाया तो ये परिणाम हुआ कि आज केरल में दुनिया भर से टूरिस्ट आता है, और जब दुनिया भर से टूरिस्ट आता है तो वहां की राज्य सरकार ने हवाई अड्डा खुद बना लिया, स्वयं बना लिया, भारत सरकार ने नहीं बनाया। हवाई अड्डे हो या रेलवे स्टेशन हो, ये सब आर्थिक गतिविधियों के आधार पर बनते हैं, राजनीतिक मांगों के आधार पर नहीं बनते। मैं चाहता हूं कि आज यहाँ से आप जाएं, मैंने आपका बहुत समय लिया है और दूर दूर गांव तक जाना है, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मेरी वजह से एक तकलीफ हुई, लेकिन मैं आज एक सपना आपको देकर जा रहा हूँ। वो सपना है शत्रुता नहीं, हमें मित्रता की जरूरत है। शत्रुता त्यागो और मित्रता पकड़ो। अगर तुम्हें गौतम बुद्ध का संदेश समझ में आता है तो गौतम बुद्ध का संदेश सुनो कि हर प्राणी से प्रेम करो, और गौतम बुद्ध का संदेश समझ में नहीं आता तो महावीर स्वामी की बात सुन लो भाई। महावीर स्वामी कहते हैं अहिंसा अहिंसा परम धर्म, ठीक है, अहिंसा परमो धर्म। तो इस चीज को डालना पड़ेगा अपने दिल में, दिमाग में, अपने सॉफ्टवेयर में और हार्डवेयर में। और भिंड के सामने एक ही रास्ता है। आज हम एक डस्टबिन बन चुके हैं। हर आदमी एक ही सपना देखता है कि भिंड छोड़ के ग्वालियर में एक प्लॉट ले लें, 2 कमरे का मकान बना लें ग्वालियर में। अरे पुरखों की जगह छोड़कर कहीं जाओगे भी तो पुरखे तो यहीं छोड़ के जाओगे, कि पुरखे फाड़ के ले जाओगे खेत में से कि हम वहां जा रहे हैं तो दिल्ली में जाके हम पधरा लेंगे। पुरखों की जमीन को अच्छा करो। तुम बहादुर योद्धाओं की संतान हो, तुम ऋषि मुनियों की संतान हो, हार मत मानो, भागो मत। मैं तुम्हारे पीछे भोपाल छोड़कर आया हूं और यहाँ भिंड में ही बसूंगा, गौरी के किनारे। आओ हम और आप मिलकर भिंड को अच्छा बनाएं। मेरा एक ही सपना है, एक ही आकांक्षा है और एक ही लक्ष्य है, कैसे जन्मभूमि का ऋण चुकाऊं। और ये मेरे अकेले की जन्मभूमि नहीं है, ये आपकी भी जन्मभूमि है। आओ हम सब मिलकर जन्मभूमि का ऋण चुकाएं। तो कितना अच्छा अवसर है कि ये बात हम यहाँ पितृपक्ष में कर रहे हैं। हमारे पितर भी इस बात को सुन रहे होंगे और आशीर्वाद दे रहे होंगे कि हमारी संतानें अब अपने घर को अच्छा करने के बारे में सोच रही हैं। भिंड में पुस्तक बाजार है, 25 तरह के बाजार हैं। भिंड में मिल्क मार्केट क्यों नहीं है? मिल्क मार्केट होना चाहिए कि बाहर का व्यापारी आए और उसको 30 कुंटल अगर पनीर खरीदना हो तो एक जगह से खरीद सके। ये संभव है कि नहीं है? भिंड में हर दिशा में एक बड़ा पब्लिक पार्क क्यों नहीं है? हर दिशा में एक पब्लिक पार्क बनना चाहिए कि नहीं चाहिए? भिंड के विकास की पूरी एक रूपरेखा लेकर मैं आया हूं, आने वाले दिनों में आपसे साझा करूंगा। आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। वैमनस्यता से बाहर आओ। भिंड के समाज में वैमनस्यता का स्थान सौजन्यता ले, निराशा का स्थान आशा ले, अंधकार का स्थान रोशनी ले, घोटालों का स्थान हमारी आपकी उपलब्धियां लें। इस सपने के साथ हम भिंड को वैभव के चरम शिखर पर ले जा सके,
इस प्रार्थना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। एक शेर है, अपनी मिट्टी से वफादारी का जज्बा क्यों न हो, अपनी मिट्टी से वफादारी का जज्बा क्यों न हो, ये वफादारी तो माँ के दूध की पहचान है। धन्यवाद।